Traders, big and small. There were many kinds of traders. बहुत तरीके के traders होते थे. These included the Banjaras. अब इसमें Banjaras शामिल थे. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. बहुत सारे ट्रेडर्स, खासतौर से जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे, वो लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते थे जिसमें जो हेडमैन होता था उनका, वो उनके बिहाफ पर नेगोशिएट करता था वॉरियर्स के साथ जो उसके घोड़ों को खरीदते थे. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. इसी तरह से जो ट्रेडर्स होते थे, अब क्योंकि उनको कई सारे राज्यों से, जंगलों से होके गुजरना पड़ता था, इसलिए वो हमेशा एक कारवां बना के चलते थे और एक ग्रुप बना के चलते थे ताकि अपने जो गिल्ड्स होती हैं, एक एसोसिएशन बना के चलते थे ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards. अब ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं जो कि क्या कहते हैं साउथ इंडिया में थी और 8th सेंचुरी से जो है काफी ज्यादा फेमस है, या कहना चाहिए 8th सेंचुरी से ज्यादा जानी मानी गई. द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नंदा देसी, नाना देसी. सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मणिग्रामम और नाना देसी हैं. These guild trade extensively both within the peninsula and within South Asia and China. अब ये जो गिल्ड्स थी ये ट्रेड करती थी इंडिया के अंदर भी और साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है वहां पर भी. There were also communities like the Chetiyars and the Marwari Oswals who went on to become the principal trading groups of the country. इसी तरह से कुछ और समुदाय थे जिसमें चेटियार्स थे और मारवाड़ी ओसवाल थे जो एक तरह से बड़े लीडिंग ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए कंट्री के. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. अब गुजराती ट्रेडर्स थे जिसमें और भी समुदाय शामिल थे, जैसे हिंदू बनियास हो गए, मुस्लिम बोहराज हो गए. ये लोग जो है व्यापार करते थे जो पोर्ट्स हैं रेड सी के, वहां से, ये पर्शियन गल्फ से, ईस्ट अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, मतलब पोर्ट से इन लोगों का ज्यादा व्यापार होता था. They sold textiles and spices in these ports and in exchange bought gold and ivory from Africa. अब ये क्या करते थे, कपड़ा और मसाले जो हैं इन पोर्ट्स पर बेचते थे और बदले में इनको मिलता था गोल्ड या जो आइवरी होता है अफ्रीका से, स्पाइसेस, टिन, ये सब मिलते थे, चाइनीज ब्लू पॉटरी या सिल्वर जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आता था. The towns on the west coast were home to Arabs, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. अब जो टाउन वेस्ट कोस्ट पे थे वहां पर एक तरह से घर था अरब्स का, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश या सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे उनका. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching up high profits. अब जो इंडियन मसाले और कपड़े थे वो बेचे जाते थे रेड सी पोर्ट पर, जो कि परचेज किए जाते थे इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा और इस तरह से वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच गए जहां उनसे काफी अच्छा मुनाफा होता था. Spices grown in the tropical climates became an important part of European cooking and cotton cloth was very attractive. अब जो मसाले ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बोए जाते थे, जैसे खास तौर से आपका पेपर है, सिनेमन है, नटमेग है, ड्राइड जिंजर है, ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए यूरोपियन के खाने में. और जो कॉटन क्लॉथ था वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक था. दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इसी की वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो इंडिया काफी ज्यादा आकर्षित हुए. वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ द ट्रेडिंग एंड टाउन्स. अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए बाहर से इंडिया की तरफ, उससे यहाँ के जो ट्रेडिंग और टाउन्स हैं उसमें कितना डिफरेंस आ गया. काबुल, with its rugged mountainous landscape, Kabul became politically and commercially important from the 16th century onwards. अब उसकी जिस तरह की रफ सरफेस थी, माउंटेनियन इलाका था, पहाड़ी इलाका, तो काबुल जो कि आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, ये राजनीतिक और कमर्शियल दोनों तौर से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था 16th सेंचुरी से. काबुल एंड कंदाहर वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट. अब काबुल और कंधार जो थे ये जुड़े हुए थे एक तरह से सिल्क रूट से. Besides, trade in horses was primarily carried on through this route. और जो घोड़ों का व्यापार होता था वो खास तौर से इसी रूट पे होता था. In the 17th century, Jean-Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days.
एक 17th सेंचुरी में जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर थे, जो कि एक डायमंड मर्चेंट थे। उन्होंने ये एस्टिमेट निकाला कि ये जो घोड़ों का व्यापार होता है काबुल में, ये लगभग सालाना 30,000 रुपए का होता है, जो अपने आप में उस जमाने में काफी ह्यूज सम था पैसे के मुकाबले। Camels carried dry fruits, dates, carpets, silks and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. अब जो ऊंट होते हैं उस पे ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क या फ्रेश फ्रूट्स लाद कर काबुल से और सब कॉन्टिनेंट में या और जगह जाते थे। Slaves were also brought here for sale. इसी तरह से जो गुलाम हैं वो भी लाए जाते थे सेल के लिए। Crafts in towns. The craft persons of Bidar were so famed for their inlay work on copper and silver that it came to be called Bidri. अब जो कारीगर बिदर के थे वो काफी फेमस थे, जिस तरह का इंट्रिकेट बारीक काम करते थे वो कॉपर और सिल्वर का, कि उनको जो है बिदरी कहा जाने लग गया। The Panchalas or the Vishwakarma community, consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith and masons and carpenters, were essential to the building of temples. इसी तरह से पंचालास जो थे या विश्वकर्मा कम्युनिटी जो थी, जिसमें आपके गोल्ड स्मिथ आते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ आते हैं, ब्लैक स्मिथ हो गए, मेसन यानी जो आपके वो होते हैं मिस्त्री होते हैं, इसी तरह से कारपेंटर हो गए, ये सब बिल्डिंग के काम के लिए बहुत जरूरी होते थे। They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. इसी तरह से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। जहाँ कहीं भी पैलेस बनवाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, टैंक्स बन रहे हैं, रिजर्वायर्स बन रहे हैं। Similarly, weavers such as the Saliyar or the Kakigollers emerged as a prosperous communities making donations to the temples. इसी तरह से जो बुनकर हैं उसमें सालियार या कैकोलर्स जो थे, ये काफी संपन्न समुदाय थे और ये भी डोनेशंस देते थे टेम्पल्स को। Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent crafts. इसी तरह से जैसे जो कपड़ा बनाने का काम था, उसमें कपड़ा साफ करना है, आपका कॉटन को साफ करना है, फिर स्पिन करना है, डाई करना है, ये भी काफी ज्यादा का एक कुशल कारीगरी के काम थे और फिर धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स के तौर पे डेवलप होने लग गए। The changing fortunes of towns. Some towns like Ahmedabad went on to become major commercial cities, but others like Tanjavur shrank in size and importance over the centuries. अब कुछ टाउन थे जैसे अहमदाबाद गुजरात में है, ये बहुत बड़े बड़े कमर्शियल शहर बनने लग गए, लेकिन और जो थे जैसे तंजावुर वगैरह थे, अब ये साइज में छोटे होते जा रहे थे और इनकी इंपॉर्टेंस भी कम होती जा रही थी जैसे जैसे सेंचुरीज मतलब बीत रही थी। मुर्शिदाबाद on the banks of the Bhagirathi, which rose to the prominence as a center for silks and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है और भागीरथी नदी के किनारे पे है, जो एक तरह टाइम पे चरम सीमा पे था, सेंटर था सिल्क का और कैपिटल भी बन गया था बंगाल की 1704 में, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया क्योंकि जो वीवर्स थे वहां के अब उनको बहुत टफ कंपटीशन झेलना पड़ा था, जो सस्ते मिल से बने हुए कपड़े आ रहे थे इंग्लैंड से, उनकी वजह से। अ क्लोजर लुक, हम्फी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्फी. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. हम्फी जो है वो कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन पे लोकेटेड है, जो कि एक तरह से न्यूक्लियस है, विजयनगर एम्पायर का सेंटर है और इसको ढूंढा गया था 1336 में। The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. अब ये जो इतने इम्पोर्टेंट, इतने भव्य अवशेष रह गए हम्फी के, ये दर्शाते हैं कि एक बहुत बड़ी किला नुमा, जैसे दीवार, चार दीवारी वाले किले होते हैं, ऐसा शहर था। No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls. ना तो कोई सीमेंट लगा है, ना कोई मोर्टार लगा है इन वॉल्स के कंस्ट्रक्शन में। And the technique followed was to wedge them together by interlocking. और इनको जिस तकनीक से जोड़ा गया है वो सिंपली एक इंटरलॉकिंग की मदद से इन पूरी दीवारों को जोड़ा गया है। The architecture of Hampi was distinctive. अब हम्फी का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ही अलग था। The buildings in the royal complex had splendid arches, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. जो बिल्डिंग्स बनी हुई है रॉयल कॉम्प्लेक्स में, शाही कॉम्प्लेक्स में, उनमें बहुत बड़े बड़े आर्चेस हैं, डोम्स हैं और हॉल्स जो हैं उसमें काफी पिलर्स हैं, जिसके अंदर काफी निशेस बनी हुई हैं, यानी आले बने हुए हैं जहां पर मूर्तियां रखी जाती थी। They also had well planned orchards and pleasure gardens with sculpture motifs
such as the lotus and corbels. इसके अलावा वहाँ पर जो है बहुत अच्छे प्लान तरीके से बागान होते हैं, गार्डन्स हैं जिसमें मूर्तियां वगैरह लगाई गई हैं या क्या कहते हैं लोटस लगाए गए हैं, कॉर्बल्स हैं वहाँ पे, इन सबको प्लान करके बनाया गया है. In its heyday in the 15th-16th century, Humphrey bustled with the commercial and cultural activity. जब 15th-16th सेंचुरी में हम्फ्री का जमाना था तब बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ होती थी. Moors, a name used collectively for Muslim merchants, chettis and the agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Humphrey. Moors यानी जो हम कहते हैं मुस्लिम मर्चेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है मूर्स. इसी तरह से चेटीज या जो एजेंट्स थे यूरोपियन ट्रेडर्स के, पोर्तुगीज वगैरह, ये सब जो है मार्केट्स में हम्फ्री के दिखाई देते थे बहुत ज्यादा उस टाइम पे. Temples were the hub of cultural activities and Devdasis performed before the deity, royalty and the masses in the many pillared halls in the Virupaksh temple. Temples जो है वो मेन सेंटर थे कल्चरल एक्टिविटीज का, और जो देवदासीज होती थी टेम्पल डांसर्स, वो जो है देवता के सामने परफॉर्म करती थी, शाही लोगों के, जनता के, एक बहुत सा ऐसे हॉल में जहाँ बहुत सारे पिलर्स होते थे. और विरूपक्ष टेम्पल के अंदर, विरूपक्ष टेम्पल जो है एक तरह से शिव जी का टेम्पल है. The Mahanavami festival, today known as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Humphrey. जो महानवमी का फेस्टिवल होता है जिसको आज हम कल नवरात्रि कहते हैं साउथ में, वो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता था जो सेलिब्रेट किया जाता था हम्फ्री में. Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accept tributes from subordinate chiefs. आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वहां पर एक महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर से किंग को जो है गेस्ट को वो रिसीव करते थे और जो भी उनके द्वारा गिफ्ट्स लाए जाते थे और उनके सबऑर्डिनेट चीफ्स के द्वारा उसको एक्सेप्ट करते थे. फ्रॉम हियर ही आल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स. यहीं से बैठ के वो जो है डांस देखते थे, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस देखते थे, या फिर जो कुश्ती की फाइट्स होती हैं उनको देखते थे. Humphrey fell into ruin following the defeat of the Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. अब हम्फ्री जो है एक तरह से अवशेष में कन्वर्ट हो गया जब विजयनगर की हार हो गई 1565 में, और इनकी हार हुई डेक्कनी सुल्तान्स के द्वारा. ये जो रूलर्स थे ये थे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार और बिदर के. A gateway to the west, Surat. Surat in Gujarat was the emporium of the western trade during the Mughal period along with the Cambay and somewhat later Ahmedabad. सूरत जो गुजरात में है उसको एक तरह से शोरूम माना जाता था वेस्टर्न ट्रेड का, जब क्या कहते हैं मुगल पीरियड था. साथ ही साथ कैम्बे जो आज का प्रेजेंट डे खंबात है, और उसके बाद अहमदाबाद बन गया. सूरत वाज द गेटवे ऑफ आवर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज. सूरत एक तरह से गेटवे था व्यापार के लिए वेस्ट एशिया के साथ, और वाया किससे होता था? गल्फ ऑफ हॉर्मुज से. सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर. इसी तरह से सूरत को जो है गेट टू मक्का भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो पिलग्रिम शिप्स होते थे वो यहीं से चलते थे. द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर. तो जो शहर था ये सूरत, इसमें हर तरह के लोग, हर जाति के, हर उसके रंग भेद के रहते थे. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at Surat. 17th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश लोग आए उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज जो हैं सब सूरत में बनवाए. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. एक इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन है, उन्होंने लिखा है कि पोर्ट के बारे में जो 1689 में था कि लगभग 100 से ज्यादा शिप जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज के आपको हमेशा इस पोर्ट पर दिखाई देते थे. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. बहुत सारी रिटेल और होलसेल की शॉप्स थी जो कॉटन टेक्सटाइल्स बेचती थी. The textiles of Surat were famous for their gold-lace borders and had a market in West Asia, Africa and Europe. जो टेक्सटाइल्स थे सूरत के वो काफी फेमस थे गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए, और इनका मार्केट जो था वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी बन गया था. द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. इसी तरह से ये स्टेट जो है इसने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए ताकि जो लोग पूरी दुनिया से आते हैं इस शहर में उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जा सके.
There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. इसी तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग्स थी, कई सारे प्लेजर पार्क्स थे. The Kathiawar states or the Mahajans had huge banking houses at Surat. तो ये जो काठियावाड़ सेठ होते थे, ये महाजन जो मनी चेंजर्स होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस होते थे सूरत में. It is noteworthy that the Surat hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium. एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो सूरत की हुंडीज होती थी, इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट मिलती थी दूर दराज के जो मार्केट्स है, जैसे इजिप्ट में कायरो हो गया, इराक में बसरा हो गया, या एंटवर्प बेल्जियम में हो गया. However, सूरत began to decline towards the end of the 17th century. पर सूरत में भी जो है एक तरह से अब उसका पतन सा शुरू हो गया 17th सेंचुरी तक. दिस वॉज बिकॉज मैनी फैक्टर्स, कई कारण इसके लिए जिम्मेदार थे. द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. सबसे बड़ा तो क्या था, मार्केट और प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म होने लग गई, क्योंकि जो मुगल एम्पायर थे अब उनका एक तरह से पतन शुरू हो गया. कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668. सी पर जो सी रूट्स थे उन पर कंट्रोल हो गया पोर्तुगीज का, कंपटीशन बॉम्बे से बढ़ गया, जहां पर ईस्ट इंग्लिश जो इंडिया कंपनी थी उसने अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर लिया था 1668 में. टुडे सूरत इज ए बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर. आज की डेट में जो सूरत है वो काफी बड़ा कमर्शियल सेंटर है.